Hello students. So this is sixth lecture of current electricity. आज का लेक्चर बहुत छोटा सा होगा और इसमें हम एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे, वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड इट्स इफेक्ट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. आई रिपीट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज सेल. सेल का मतलब होता है द सोर्स ऑफ ईएमएफ. सेल का मतलब क्या होता है? सोर्स ऑफ ईएमएफ. ईएमएफ आपको पता है, मैंने बताया था और होमवर्क भी दिया था. ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या होता है ये समझाने बोला था. ठीक है, तो जो बैटरीज होते हैं, जो सेल्स होते हैं ना, उसमें ईएमएफ जनरेट करता है. उसका अपना भी एक रेजिस्टेंस होता है. इस रेजिस्टेंस को जनरली हम शो नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए एग्जाम में उसका भी वैल्यू दे देगा. ठीक है, और ये क्यों होता है? किसी सेल के अंदर अपना रेजिस्टेंस क्यों आ जाता है? रेजिस्टेंस का मतलब आपको पता है पहले से, कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करता है रेजिस्टेंस. तो सेल के अंदर क्या होता है? द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल. किसी सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं ना, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑफर करता है रेजिस्टेंस. ठीक है ना, और इस तरह के रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. साधारण भाषा में समझ में है. ये जो फैक्टर्स वगैरह हैं इस पर मैं बाद में आ रहा हूँ. मैं पहले आपको सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम बना के बताता हूँ कि कैसे होता है. आइडियल आइडियल सर्किट क्या होता है, मैं वो बना दूँ आपको. आइडियल सर्किट. आइडियल सर्किट अगर आप समझ जाओगे ना, तो फिर आपको प्रैक्टिकल सर्किट समझ में आ जाएगा. जनरली मान लो ये मेरा एक लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो ईएमएफ सोर्स है उसका वैल्यू है ई. ठीक है, और इसीलिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है करंट आई. इज इट क्लियर और नॉट? ये आइडियल कंडीशन है, इसे हम लोग आइडियल सर्किट कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं फॉर आइडियल ईएमएफ सोर्स. एक आइडियल ईएमएफ सोर्स के लिए ऐसा सर्किट होता है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं. लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट जो होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सोर्स विथ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर किसी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो उस सोर्स के साथ सीरीज में आ जाएगा. ठीक है, जैसे कि ये हमारा जो पोटेंशियल सोर्स था, इसके साथ सीरीज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा. ये हमारा लोड रेजिस्टेंस था, ये हमारा ईएमएफ का सोर्स था, ये स्मॉल आर जो मैंने लिखा ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस. इससे देखो कैलकुलेशन में क्या अंतर आ जाएगा, आप ध्यान से समझो. हमें क्या पता है कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल. V इज इक्वल टू आई आर होता था ना, तो मैं इसे सिंपली V बाई आर कह सकता हूँ. I इज इक्वल टू वट V बाई आर. तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? E है. ईएमएफ कितना है? E है. और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? RL है. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर इसके अंदर से मान लो करंट I1 जा रहा है, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ईएमएफ सोर्स तो एक ही है, E है. लेकिन अब इंटरनल रेजिस्टेंस एज RL और R जो है, देखो इसमें से सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड हो गया. सो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा RL प्लस स्मॉल आर. सो करंट जो डिलीवर करता है ना सोर्स, वो वेरी कर जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से. क्या मैं समझा पाया? क्लियर ना? सो इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, इस इक्वेशन को, लेट मी रीराइट. I1 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई RL
प्लस आर। सो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूँ R1 RL प्लस I1R इज इक्वल टू ई। क्लियर ना? और हम लोग कह सकते हैं दैट ये I1 कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना रेजिस्टेंस जा रहा है, यही हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड होता है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड अगर V होता तो इस क्वेश्चन में V इज इक्वल टू ई आ रहा है। लेकिन अगर इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप मैं V पकड़ूं, सो दैट V इज इक्वल टू I1 इंटू RL। येस और नो? I1 करंट इसमें से फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस RL है, सो V इज इक्वल टू I1 RL। सो यहाँ पर सिमिलरली I1 RL की जगह हम V लिख सकते हैं E माइनस I1 R। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड, वोल्टेज ड्रॉप across load is equal to EMF of the source minus of negative of what? Negative of I into R1. So less negative of drop across internal resistance. समझ में आया आपको? जितना वोल्टेज, देखो आइडियल केस में जितना ईएमएफ होता है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हमें मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली में कुछ वोल्टेज जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जा रहा है, तो उतना मुझे लोड के अक्रॉस कम मिलता है। ये अंतर है प्रैक्टिकल में और आइडियल केस में। क्या समझ में आया बेसिक चीज? ठीक है ना? अब देखो और हम लोग क्लियर कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ हमारा आएगा। इसका एप्लीकेशन हो जाएगा आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सोर्स। आप अगर ईएमएफ सोर्स को सीरीज और पैरेलल में कॉम्बाइन करोगे तो साथ ही साथ उनका इंटरनल रेजिस्टेंस को भी लेना पड़ेगा, तो टोटल करंट कितना ड्रॉ करेंगे ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? चलो मैं पहला लेता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आप ले लो। सपोज करो ये हमारा सोर्सेज हैं एंड दे ऑल आर प्रैक्टिकल सोर्सेज। ओके, तीन ही लो सिंप्लिसिटी के लिए, और इसको मैं एक लोड के अक्रॉस जोड़ दे रहा हूँ। ये लोड का रेजिस्टेंस मान लो RL है, ये ईएमएफ सोर्स E1 E2 एंड E3 है। ऑब्वियसली बड़ा वाला जो होता है वो प्लस होता है, छोटा वाला साइड नेगेटिव हम लोग कहते हैं। E1 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, E2 का E2 का R2 है और E3 का R3। सो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। आप तो एक जनरली आपको पता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बना लो तो क्लियर हो जाएगा, है ना? आप इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो सबके अक्रॉस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर दो, एंड देन इसको लोड रेजिस्टेंस जो है हमारा RL इसके साथ कनेक्ट कर दो। ये हो जाएगा E1 R1 E2 R2 E3 R3। और इस एज ये तीनों सीरीज में है ना, तो इनके अंदर से एक ही करंट फ्लो करेगा, मान लो वो करंट है I। ठीक है ना? क्लियर समझे? सो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू कितना हो रहा है आप ध्यान से देखो। R1 R2 R3 और RL चारों सीरीज में है। सीरीज में इसलिए है क्योंकि सबसे अगर एक ही करंट सब में फ्लो करता है तो वो सीरीज में होता है। तो जो करंट R1 में है वही R2 में है, वही R3 में है, वही RL में है, तो ये सारे सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होगा RL प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड टोटल ईएमएफ कितना है? टोटल ईएमएफ कितना है? वो है E1 प्लस E2 प्लस E3
प्लस सॉरी 3 ही है E3। तो अगर हमें टोटल ईएमएफ मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, सो टोटल करंट भी मिल जाएगा। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्या समझ में आया? एक साधारण सा कैलकुलेशन, ये होगा हमारा करंट। ठीक है ना? जैसे हमने सीरीज के लिए किया वैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल के लिए पैरेलल के लिए कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास हम लोग इन सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सोर्स, इसको भी हम लोग चलो समझ लेते हैं, वही हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से। erase it। मान लो ये लोड है हमारा RL, ये 3 सोर्स हैं E1, E2 एंड E3 विथ रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ठीक है। नाउ मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करूं तो आपको पता है कि R1, R2, R3 क्या आएंगे, इसके रिस्पेक्ट में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे R1 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा। सिमिलरली ये E2 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा एंड ये E3 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा, और इसके अक्रॉस में हमारा आ जाएगा RL। क्लियर ना? अब देखो यहाँ से करंट आई जा रहा है और ये आई करंट अंदर होके 3 भाग में बट जा रहा है। इसका मतलब सब में एक करंट नहीं जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सिर्फ ईएमएफ के लिए नहीं है, रेजिस्टेंस के लिए भी तो पैरेलल है। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा, टोटल रेजिस्टेंस R, तो मैं कह सकता हूं कि R1 पैरेलल है R2 के साथ, और R1, R2, R3 और RL सब आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस। तो यहाँ से हमारा R का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली टोटल ईएमएफ कितना होगा? टोटल ईएमएफ जो होगा, हमें क्या पता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम। वोल्टेज जो ड्रॉप करता है वो क्या होता है हमारा? सेम होता है। ठीक है ना? सो यहाँ पर अलग अलग मैंने लिखा है, बट यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ईएमएफ का वैल्यू सेम होना चाहिए। सो E1, E2, E3 सारे एक दूसरे के बराबर होंगे। E1, E2, E3 all are equal to E. So total current is equal to E divided by this parallel combination R. R का वैल्यू मैं सिंपली ऐसे लिख दे रहा हूँ, दैट R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3 पैरेलल टू RL। ठीक है ना? यही था इंटरनल रेजिस्टेंस का बेसिक चीज़ है। कैसे हमें पता चलेगा कि क्या है? यहाँ पर देखो, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R।
आप देख सकते हो ये रहा हमारा ईएमएफ का सोर्स, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर। वी यहाँ पर बोला जा रहा है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, कैपिटल वी स्टैंड फॉर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर आर, स्मॉल वी का मतलब स्मॉल आर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप, जो अभी अभी हमने पढ़ा और आपने देखा दैट ई इज इक्वल टू वी प्लस स्मॉल वी होना चाहिए। ऑब्वियसली टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू ई, यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप है ई, और यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप है वी। यही अभी हमने पढ़ा, v इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा था, e इज इक्वल टू आ रहा था v प्लस स्मॉल v, और v का मतलब हो रहा था i इंटू आर, और v का मतलब हो रहा था i इंटू स्मॉल r। ठीक है ना, ये अभी अभी हमने चेक किया था, वही यहाँ पर लिखा गया है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, उसी चीज़ को देखो, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो स्मॉल r का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके। इस फॉर्मूला से देखो, यहाँ से इसको आई बाई आर से डिवाइड कर दिया गया है। सो सिंपली ये हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई एम एफ बाई वोल्टेज ड्रॉप माइनस 1 इंटू द रेजिस्टेंस आर। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला हमने वहाँ डिराइव नहीं किया, हमने यहीं तक लिख के छोड़ दिया था। ये फॉर्मूला आप आराम से डिराइव कर सकते हो ना, वी से डिवाइड करके। सो वी से डिवाइड करोगे, वी मतलब आई आर से डिवाइड करोगे, आई आर इज इक्वल टू वी, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाए। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर मुझे किसी चीज़ का निकालना हो तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड कैसे निकालते हैं। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, ये स्विच है, की स्विच, ठीक है। इस पे जैसे ही आप बटन, ये एक्चुअली स्विच है, बटन आप प्रेस करोगे तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा। हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर को लगा दिया ईएमएफ सोर्स और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, ठीक है। और हमें क्या पता है कि इसका ईएमएफ ई का वैल्यू हमें पता है पहले से, और आर का वैल्यू पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वोल्ट मीटर से इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वी, इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, दैट वी इज इक्वल टू व्हाट, ये ई होगा, और यहाँ पर हमारा क्या स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आई इंटू आर ड्रॉप हो रहा है। सो वी नो द वैल्यू ऑफ वी नो द वैल्यू ऑफ ई आई आर, करंट का वैल्यू पता है तो इस इक्वेशन पे बिठाओ, आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर ना, ई पता है, वी पता है, वी निकल जाएगा वोल्ट मीटर से, आर पता है तो आपको स्मॉल आर मिल जाएगा। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट दिस। अगेन, जो अभी हमने कहा सेल का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लिखा गया है, आप इसको चेक कर सकते हो। अगर n नंबर ऑफ सेल्स को मैं कनेक्ट कर दूँ तो n नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे उनका ईएमएफ ऐड हो जाएगा, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, प्लस लोड रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे ई लिए गए हैं, मैंने E1 E2 E3 बताया था आपको, और अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश करके। इस नोट्स को भी आप फॉलो करना। सिमिलरली देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी यहाँ किया गया है, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी यहाँ पर करंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना आप, ये सही है या नहीं, और मुझे कमेंट जरूर करना ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।